तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो क्लासिक कंपनीज के बारे में जो अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनीज हैं। पास्ट में ये दोनों कंपनीज निवेशकों की फेवरेट रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है इन दोनों कंपनीज में काफ़ी परेशानी रही है। स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक स्टॉक में काफ़ी बड़ी हमको प्राइस करेक्शन देखने को मिली और एक स्टॉक में काफ़ी टाइम से हमको टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों की जो स्थिति है आगे किस प्रकार रहेगी वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इन दोनों के क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, जिसको भी हम डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव हैं, दोनों चीज़ यहाँ पर हम समझेंगे। मेरा ओपिनियन आपके साथ साझा करूँगा। आगे क्या सिचुएशन रहेगी बिजनेस में वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या करना है, एज ए रिटेल निवेशक बाय करना है या फिर सेल करना है, होल्ड करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी इनसाइट्स आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वन एंड ओनली डिवीज़ लैब की। डिवीज़ लैब के आज के दिन क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो एक बार रिजल्ट्स को हम एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए सेल्स की बात कर हम करेंगे टॉप लाइन की। तो आप देखेंगे दिसंबर के रिजल्ट यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। तो 1700 करोड़ की सेल्स हो गई है 1855 करोड़ की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो करीब राउंड ऑफ में बात कर लेते हैं, चलिए 9% की ग्रोथ है, विच इज़ बिग पॉजिटिव। क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ समय से टॉप लाइन में ग्रोथ ही नहीं आ रही है डिवीज़ लैब के, जो कि एक कंसर्न था। लेकिन अब यहाँ पर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हो रही है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे टॉप लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रही है या फिर थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में आप देखेंगे तो जो ग्रोथ है परसेंटेज टर्म्स में वो इम्प्रूव हो रही है, विच इज़ पॉजिटिव। मार्जिन्स की बात करते हैं तो आप देखिए मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 24% से बढ़ के हो चुके हैं 26%। 2% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है ईयरली बेसिस पे और 1% का क्वार्टरली बेसिस पे, विच इज़ अगेन गुड। एंड नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 360 करोड़। तो यहाँ पर भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट मिड टीन ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, विच इज़ गुड। एंड सिक्वेंशियल बेसिस पे भी बॉटम लाइन में ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। तो वाई ओ वाई भी यहाँ पर पॉजिटिव है नंबर, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ गुड। तो हो सकता है मंडे के दिन हमको कुछ यहाँ पर अच्छा देखने को मिले, क्योंकि जब भी पिछले 4 क्वार्टर की मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे याद है, जब भी रिजल्ट आए हैं डिवीज़ लैब के स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है। बाकी लेट्स सी मंडे को क्या होता है। लेकिन अब की बार डेफ़िनेटली अगर हम देखें प्राइमा फेसी तो नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी कॉन कॉल में क्या चीज़ें आती हैं निकल के, मैनेजमेंट के क्या स्टेटमेंट आते हैं, हॉकिश आते हैं, डोविश आते हैं, वो चीज़ पे काफ़ी डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़े से बिज़नेस साइड पे क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है। तो जैसे कि पिछले हमने देखे कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट लगातार बोल रहा था कि यहाँ पर इनके कस्टम सिंथेसिस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कमर्शियलाइज़ होने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दोस्तों इनके कस्टम सिंथेसिस के जो प्रोजेक्ट हैं वो कमर्शियलाइज़ हुए हैं और वहीं से ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि जेनरिक साइड पे जैसे कि मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर ही रहा हूँ कि प्राइसिंग प्रेशर है एक्सपोर्ट मार्केट में, तो वो एक ज़रूर इशू अभी भी होगा। लेकिन क्या वो इम्प्रूव हुआ या नहीं वो तो हमको बाद में थोड़ा डिटेल में जब जाएंगे जब ही देखने को मिलेगा कि प्राइसिंग प्रेशर इम्प्रूव हुआ है या नहीं। लेकिन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि कस्टम सिंथेसिस बिजनेस यहाँ पर इनका अच्छा कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कस्टम सिंथेसिस साइड से इनका पिछले काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और कमर्शलाइज इनके जो प्रोजेक्ट हुए होंगे उन्हीं की वजह से ग्रोथ आ रही है। और देखिए आगे भी इनके काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कमिंग क्वार्टर्स में हमको कमर्शियलाइज़ होते हुए देखने को मिल सकते हैं, विच आर इन डिफरेंट स्टेजेस। तो वो धीरे धीरे वो भी कमर्शियलाइज़ होंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव्स है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स भी यहाँ पर अच्छे रह सकते हैं। तो ये चीज़ है जो पॉजिटिव हो सकती है। बाकी जब कॉन कॉल की मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा, जब मैं खुद यहाँ पर पढ़ लूँगा या फिर सुन लूँगा, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। हालाँकि देखिए एक चीज़ और अभी आप पढ़ रहे होंगे, एक रेड सी क्राइसिस यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि जहाँ पर फ्रेट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी, तो कहीं न कहीं इनके जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर क्या चीज़ें पैन आउट होती हैं, जो एक अगेन एक दिक्कत है एक्सपोर्ट साइड कंपनीज़ के लिए, तो वो भी आपको थोड़ा-सा एक बार रीड करना चाहिए। बाकी इस पे अभी देखते हैं क्या चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से आती है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए डिवीज़ लैब मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपका नज़रिया यहाँ पर 2025, 26 और 27 का है तो डिवीज़ लैब को होल्ड करके रखिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बिज़नेस साइड पे नज़र नहीं आती। बिज़नेस यहाँ पर अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो आगे के
इनके जो एस्पिरेशंस हैं, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डिफरेंट के प्रोडक्ट साइड में उतर रहे हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स में आपको पता ही है कि इनका 70% तक का इनका मार्केट शेयर है, और लगातार मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया है पहले भी, और आगे जो ऑफ पेटेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे उनके लिए ऑलरेडी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ही वो ऑफ पेटेंट होंगे मार्केट में, ये अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, और वहाँ भी इनका एस्पिरेशन यही है कि ये अच्छा मार्केट शेयर, मतलब बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास उस तरह की एबिलिटी है, एक्सपर्टीज़ है, और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो वो कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स डिवीज लैब इज लैगिंग बिहाइंड, अदरवाइज द बिजनेस इज क्लास, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आती मुझे लगता है। देखिए टेक्निकली भी आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है शॉर्ट टर्म में। आप देखिए यहाँ से स्टॉक फिर से वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक ऊपर जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। रिजल्ट अच्छे हैं, अब पता नहीं देखिए एस्टिमेट्स के हिसाब से नंबर पोस्ट किए हैं या नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ पर इसको, अगर जो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो बने रहिए, इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है। क्योंकि देखिए मार्केट अभी इस तरीके का है ना कि यहाँ पर फोमो हो रहा है लोगों को, सोलर में जा रहे हैं, पावर में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, तो ये एक, आप कह सकते हैं कि बुल मार्केट की एक थीम है। ये वेरी लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली है। आप मान के चलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको सुनिए, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखिए कि ये जो है एक एवर लास्टिंग थीम नहीं है। ये अभी चल रहे हैं, हमेशा नहीं चलेंगे, 1-2 साल चलेंगे। आपका पोर्टफोलियो पूरा पावर, रेलवेज, डिफेंस, या फिर जो भी इमर्जिंग थीम्स है उनसे भर जाएगा, तो आपका एक पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं मोमेंटम पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो उसको आपको ध्यान रखना है, अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी रखनी है। जो बिज़नेस अभी शॉर्ट टर्म अच्छा नहीं कर रहे वो अच्छा करेंगे, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पर जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे होंगे, यार दूसरों के पोर्टफोलियो तो काफ़ी भाग गए, उन्होंने 10-10 गुना, 5-5 गुना, 3-3 गुना पैसा बना लिया, हमारा नहीं बन रहा। तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी एक इन्वेस्टर माइंडसेट को हिट करती है, तो वो हमको सीखने की ज़रूरत है, जो कि मार्केट में रह के ही आएगी। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो फिर ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक है ना, ये नीचे की साइड मोमेंटम दिखाते हुए नज़र आएंगे। तो इसीलिए आपको इनमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अपने पूरे पोर्टफोलियो का पार्टिसिपेट नहीं करना। छोटा छोटा पोर्शन आप इसमें रख सकते हैं, इन थीम्स में जो इमर्जिंग थीम्स है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी डिवीज़ लाइव मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। इसके बाद है दोस्तों एक पीआई इंडस्ट्रीज़, एक और कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज़, ये भी काफ़ी लाजवाब कंपनी है। इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, तो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टॉप लाइन में 18% ग्रोथ है, EBITDA में 34% ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 28% ग्रोथ है। तो एक बार फिर से ये कंपनी आउट क्लास करती हुई नज़र आई है, जहाँ पर दूसरी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, मतलब आप देखिए कि कितना प्रेशर है, ठीक है। यूपीएल के नंबर देखिए, यूपीएल मतलब धराशायी हो चुका है, ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं, और बिल्कुल मतलब ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ स्टॉक है। शारदा एग्रोकेम, सुमिटोमो, जितने भी एग्रोकेमिकल साइड की पूरी कंपनीज हैं सब प्रेशर में है। बट पीआई इंडस्ट्रीज इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट पिच। आप देखिए ग्रोथ, देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गजब की ग्रोथ आ रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देख रहा था कि थोड़े नंबर यहाँ पर थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, मार्जिन ज़रूर इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन बॉटम लाइन गिरी है। लेकिन अगर आप देखें एक चीज़ यहाँ पर पढ़ने में आई कि इनके मार्जिन से बिट्टा क्यों इम्प्रूव हुए हैं, जहाँ पर इनको एक फेवरेबल एक वन टाइम इम्पैक्ट जो रिकवरी हुई इनके थेफ्ट मटेरियल की, कंट्रीब्यूटिंग 300 बीपीएस इंप्रूवमेंट इन इबिट्टा, तो उसकी वजह से इनका इबिट्टा और थोड़े से मार्जिन इंप्रूव हैं। हालांकि इसको हटा दें तो फिर भी इन्होंने 25% के मार्जिन यहाँ पर मेंटेन किए हैं, जो कि पॉजिटिव है। एग्रोकेमिकल साइड में 13% ग्रोथ आई है, ठीक है, जस्ट बिकॉज बाय द वॉल्यूम ग्रोथ एंड न्यूली कमर्शलाइज प्रोडक्ट। फार्मा एक्सपोर्ट्स भी 10% यहाँ पर अभी कंट्रीब्यूशन आ चुका है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर देखें तो अच्छे नंबर है, प्राइमा फेसी अच्छे नंबर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टॉक क्यों नहीं चल रहा भैया, ये ऐसा नहीं है पीआई इंडस्ट्रीज़ के इसी क्वार्टर में अच्छे नंबर आए हैं, पहले काफ़ी क्वार्टर से लगातार आप देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। देखिए ये देखिए ग्रोथ देखिए आप, नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं, मार्जिन्स मेंटेन है, सस्टेनेबल मार्जिन्स हैं, नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन स्टॉक क्यों नहीं चल रहा, सबसे बड़ा जो एक कंसर्न है इन्वेस्टर्स के दिल मन में, माइंड में, वो यही है कि भैया 2021 से स्टॉक क्यों नहीं चल रहा, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ग्रोथ आ रही है। तो ऐसा होता है देखिए दोस्तों, कभी कभी जब वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर स्टॉक में ग्रोथ आती रहेगी, लेकिन स्टॉक वहीं रहेगा जब तक वो सारी चीज़ें बैलेंस ना हो जाए। तो ये भी होता है, डिवीज़ लैब में भी यही हुआ था। डिवीज़ लैब के वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, हालांकि अभी भी ज़्यादा है। देखिए पैग अभी भी 5 के 4.5 के आसपास है, तो ये भी अभी महंगा है। तो इसलिए मैं कह रहा था डिवीज़ लैब में थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की। तो आप देखिए पीआई इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी पहले काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब ये एक ऐसे कंपनी है
जो कि सबसे सस्ती नज़र आ रही है अपने पीयर ग्रुप में। पी देखिए 33 का पी है, पैग आप देखेंगे तो 1 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बाकी जहाँ पर दूसरी कंपनी जो इससे छोटी कंपनीज़ हैं या इवन बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके काफ़ी महंगी नज़र आ रहे हैं, लेकिन पी इंडस्ट्रीज़ अभी सस्ता नज़र आ रहा है क्योंकि ग्रोथ आ रही है। तो अब यहाँ पर मेन कंसर्न है क्यों स्टॉक नहीं बढ़ रहा। तो अगेन जैसा मैंने कहा, पहला रीज़न है वैल्यूएशन कंसर्न था, जो कि अभी हट चुका है। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी रिसेंटली भी इसके हमने बात करी थी इसके बारे में कि एक जो ओवरहैंग है एक मॉलिक्यूल पे जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है, पायरोक्सासल्फोन के बारे में हमने बात करी थी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं इसके लिए कंसर्न बन रहा है, जो कि अब इन्वेस्टर्स के बुक्स में आ चुका है कि ये एक कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो एक ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। साथ ही साथ अभी देखा हमने चाइनीज़ कंपनीज़ हैं कुछ एक दो जो इस मॉलिक्यूल में आ रही हैं, जो करीब 2000 टन की, नाम भूल गया मैं क्या था, अभी थोड़े दिन पहले हमने बात करी थी, 2000 टन 1000 टन पर एनम की कैपेसिटी लगा रहे हैं। तो वो भी एक कंसर्न है। बाकी लेट्स सी यहाँ पर मंडे के दिन किस प्रकार का हमको रनअप देखने को मिलता है या फिर गिरावट होती है, ये तो मार्केट पे ही निर्भर करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बने रहिए। अब तो रिजल्ट भी अच्छे आ गए हैं, तो शॉर्ट टर्म वाले भी बने रहिए। बाकी देखिए आपका डिसीजन है क्या करना है क्या नहीं। टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेक्निकली एक वीकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्टॉक ले रहा था, लेकिन अभी हाल ही में ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन फिर से आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुका है। वीकली जो एक 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर स्टॉक ऑलमोस्ट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अगर इससे नीचे ट्रेड करता है तो शॉर्ट टर्म वाले इससे निकल सकते हैं। जब यहाँ पर चीज़ें की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक प्राइस में आपको देखने लगे कि ट्रेंड कर रहा है, सस्टेनेबल एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप बाय इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बात करूं, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो मैं पी इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर बना रहूँगा। बाकी शॉर्ट टर्म वाले अपने रिस्क एपेटाइट अपने एक बार स्टडी से इसको आप बाय या फिर एग्जिट कर सकते हैं। मुझे लगता है देखिए पूरी एग्रोकेम इंडस्ट्री में अभी इश्यूज हैं। आप देखिए यूपीएल जैसी कंपनी, यूपीएल जैसी कंपनी मतलब आप देखेंगे तो 0.75 के प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है, मतलब थ्रो अवे प्राइसेस में यूपीएल मिल रहा है, ठीक है। अब यूपीएल को क्यों नहीं खरीद रहा कोई, क्योंकि थोड़ा सा डेट का इशू है, थोड़ा यहाँ पर डेट का इशू है, थोड़ा सा पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था जो अब नहीं है, पहले था। लेकिन यूपीएल इतनी बड़ी कंपनी है, आप मान के चलिए इसका जो आज आप देखेंगे पी इंडस्ट्रीज की सेल्स कितनी है, देखिए 7,500 करोड़ की। लेकिन यूपीएल की कितनी होगी अभी हम देखते हैं, चलिए यूपीएल की कितनी है। यूपीएल की देखिए 45,000 करोड़, मतलब पीआई इंडस्ट्रीज से 9 गुना बड़ी कंपनी है। नौ सॉरी 7 7 जा 49, तो मतलब 6 7 गुना बड़ी कंपनी है। तो कितना बड़ा मार्केट शेयर है यूपीएल का, आप समझ सकते हैं कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, ग्लोबली बहुत रिनाउंड कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रही है, 5th लार्जेस्ट एग्रो, और इतने थ्रो अवे प्राइसेस में मिल रही है 34,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। तो इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज़, डिवीज़ लैब थोड़ी सी महंगी है अभी। ऐसी कंपनीज़ पे आपको अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई फोकस नहीं कर रहा। सबको पावर की पड़ी है, सबको यहाँ पर रेलवे की पड़ी है, डिफेंस की पड़ी है। लेकिन थोड़ा सा जो अ, आप थोड़ा रीड करेंगे, थोड़ा और घुसेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और आप फोमो के शिकार नहीं होंगे। तो आप एक बार ये भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा। बाकी पी इंडस्ट्रीज़ में मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म आपको बने रहना चाहिए। बाकी देखते हैं इसकी कौन कॉल 12 फ़ेब को आएगी। 12 फ़ेब को क्या यहाँ पर चीज़ें निकल के आती है मैनेजमेंट साइड से, कंपटीशन को लेकर उनका क्या कहना है। तो बाकी चीज़ें आपको मैं आगे अपडेट करूँगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन क्या है डिवीज़ और पीआई को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।